आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस 1924 जो हुआ था उसमें उसको सजा नहीं हुई। ऑप्शन है श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, मानवेंद्र नाथ राय और शौकत उस्मानी। तो किसको जो है वो सजा नहीं हुई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मानवेंद्र नाथ राय। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयासरत नेताओं को 1924 में सरकार ने गिरफ्तार करके उनको कानपुर षड्यंत्र के तहत, ठीक है, तहत उन पर मुकदमा चलाया। कानपुर षड्यंत्र जो 1924 में हुआ था, इसके अंतर्गत मानवेंद्र नाथ राय, अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण शर्मा आदि पर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए केस चलाया गया। मई 1924 में अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर षड्यंत्र के तहत 4 साल की सजा हुई, लेकिन मानवेंद्र राय उस सजा से बच गए थे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन पर विचार करें कि कैबिनेट मिशन 1946 में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, और दूसरा है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनाव में प्रतिभाग तो किया परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली के द्वारा 1946 में भेजा गया था। यह 3 स्तरीय शिष्टमंडल था। इसके 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय और संभावनाओं को तलाशना था। इस मिशन ने मुस्लिम लीग की स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि स्वतंत्र पाकिस्तान सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए उपरोक्त कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 7 जून 1942 को गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा और आजादी आकाश से नहीं टपकेगी, और हरिजन पत्रिका में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग करते हुए कहा था कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो, यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो, लेकिन भारत को छोड़ दो। अगला प्रश्न है, कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना की गई 1928 में, 1931 में, 1930 में या फिर 1925 में? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1928 में। रॉयल कमीशन की स्थापना 1928 में की गई थी। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था वो 1926 से लेकर 1931 तक था, और इरविन के शासनकाल में ही इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना जो है 1929 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्रिगेड उसका नेतृत्व सुभाष ब्रिगेड, शहनवाज खां, नेहरू ब्रिगेड, जीएस ढिल्लो, गांधी ब्रिगेड, गुलजारा सिंह और झांसी रेजिमेंट, लक्ष्मी सहगल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। यही जो है गलत है कि गांधी ब्रिगेड के नेतृत्वकर्ता जो हैं वो गुलजारा सिंह नहीं थे, क्योंकि गांधी ब्रिगेड के जो थे उनका नाम है इनायत खां। इनायत खां जो ये थे एक गांधी ब्रिगेड के नेतृत्वकर्ता थे, जबकि गुलजारा सिंह जो थे वो आजाद ब्रिगेड के नेतृत्वकर्ता थे।
ठीक है। अगला प्रश्न है 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया, किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा, गोपाल हरदेशमुख के द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा या विश्व शास्त्री पंडित के द्वारा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। 1832 में दर्पण समाचार पत्र का प्रकाशन बाल शास्त्री जाम्बेकर ने किया था और ये बंबई के उन अग्र सुधारकों में से एक थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो कूट के आधार पर इसको चयनित करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये इसकी शुरुआत जो है वो 1766 से 69 के बीच हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 82 के आसपास हुई और सिख युद्ध जो था वो 1845 और 46 के बीच में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी या फिर अमृत बाजार? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, संवाद कौमुदी। राजा राममोहन राय एक समाज सुधारक थे, इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। सती प्रथा इनके समय की प्रमुख समस्या थी, इसके विरोध के लिए इन्होंने पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विषाणु, आकोषकीय, प्रियॉन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, जीव द्रव्य, जैविक क्रियाएं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी का निर्माण। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रियॉन यानी प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। यही गलत है क्योंकि विषाणु अति सूक्ष्म आकोषकीय और विशिष्ट न्यूक्लियर प्रोटीन कण होते हैं जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। ऐसे रोग संक्रामक कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है उन्हें प्रियॉन कहते हैं और इसकी खोज जो है स्टैनले प्रूसिनर ने की थी। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं और जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और यहाँ ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है? कवक, जीवाणु, युग्लिना या पूर्ण परजीवी पौधा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, युग्लिना। कवक, जीवाणुओं और पूर्ण परजीवी पौधा में पर्णहरित नहीं पाया जाता है जबकि शेष सभी पौधों में पाया जाता है। युग्लिना को छोड़कर किसी भी जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, आमाशय से, अग्नाशय से या फिर ग्रास नली से? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आमाशय से। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। आमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे जठर रस बहता है जो अम्लीय होता है और यहीं पर पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है और रेनिन दूध के विलेय प्रोटीन केसिन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है। अगला प्रश्न है रुधिर प्लेटलेट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कि इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं? इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह सभी मनुष्यों जंतुओं के रक्त में पाई जाती है, यह रक्त का थक्का बनाती है। तो कौन सा इसमें जो है सही है? तो इसका सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, यह सभी मनुष्यों जंतुओं के रक्त में पाई जाती है। रुधिर प्लेटलेट्स एक प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 1 घन मिलीमीटर रक्त में 3 लाख होती है। इनमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है और ये अस्थमज्जा में निर्मित होती हैं। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है और ये रुधिर का थक्का बनाती हैं और ये केवल मनुष्य के रक्त में पाई जाती हैं और नहीं पाई जाती, इसलिए सी ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है
नीचे दिए गए कथन और कारक हैं कि अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। तो कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर जो है गलत है। क्योंकि अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। इसलिए कथन एक जो है सही है और राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से भी परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आर कथन जो है कारण जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? भोजपुरी, अंग्रेजी, नेपाली और राजस्थानी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नेपाली। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा, 1992 के 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को और 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी अभी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकाई या प्रशासकीय आदेशों के द्वारा लगाए जा सकते हैं। ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित हैं ना ही राज्य सूची में है, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। असत्य कथन को चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन जो है सही है और पहला कथन असत्य है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। क्योंकि अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही लगाया जा सकता है या केवल विधानमंडल के द्वारा ही लगाया जा सकता है, ना किसी कार्यपालिका या प्रशासकीय आदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि धन विधेयक में सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। यही कथन जो है असत्य है, बाकी जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के तहत संसद को है। इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं। सत्य कथन चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक सही है, पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। ठीक है, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कथन दूसरा जो है असत्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन के विषय में असत्य कथन है कि इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर की जाती है। इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है। इसके तहत घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यह गलत इसलिए है कि इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसे उद्घोषणा को 6 माह के बाद पुनः अनुमोदित करके अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के निम्नलिखित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, सार्वजनिक महत्व के कानूनी एवं तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सार्वजनिक महत्व के कानूनी और तथ्यात्मक मामलों में
राष्ट्रपति को सलाह देना। तो ये थे हमारे आज के कुछ विषय के प्रश्न।